नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो प्रश्न है उनका पार्ट 8 पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 350 तक पढ़ चुके हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न नंबर 351। कालीबंगा में प्राप्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कितने छिद्रों वाली खोपड़ी से मिला है? ऑप्शन हैं 4, 6, 8 या 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। देखो, कालीगंगा के उत्खनन में एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र थे, जिससे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि उस टाइम शल्य चिकित्सा की जाती थी। और इस प्रमाण को मस्तिष्क शोध या फिर सर्जरी जो शल्य चिकित्सा है उसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना है। इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे वो चिकित्सा विज्ञान में काफी उन्नत थे। अगला प्रश्न, ताम्रवती नाम किस शिलालेख में आहड़ के लिए प्रयुक्त हुआ है? बिजोलिया शिलालेख, प्राचीन शिलालेखों एवं साहित्य में, आबू शिलालेख या भाब्रू शिलालेख। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन शिलालेखों एवं साहित्य में। आहड़ में जो तांबे के उपकरणों की प्रचुरता और तांबा गलाने की भट्टियां मिली है उस कारण वहां के जो शिलालेख है, इस कारण ये जो जगह थी उसको वहां के जो शिलालेख है उनमें और साहित्य में ताम्रवती नगरी कहा गया है। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें चौहानों के इतिहास और क्षेत्रों के प्राचीन नामों का उल्लेख है। और भाब्रू शिलालेख से हमको ये जानने को मिलता है कि जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध थे। और ये भाब्रू शिलालेख हमको बैराट से मिला है। अगला देखिए, धूलकोट का स्थानीय अर्थ क्या है? टीला, रेत का ढेर, तांबे का ढेर या सफेद पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीला। आहड़ सभ्यता जिस स्थान पर विकसित हुई उसे स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का टीला। और ये आहड़ का एक स्थानीय उपनाम भी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 354। गीलुंड राजसमंद में किस प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं जो आहड़ से भिन्न है? केवल कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, पत्थर की ईंटें या ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटें, ऑप्शन बी। आहड़ सभ्यता के जो अधिकांश स्थल थे, जैसे आहड़ को ही ले लो, उसमें जो घरों के निर्माण है उसमें कच्ची ईंटों और पत्थरों का प्रयोग हुआ है। लेकिन गीलुंड जो था वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर प्रचुर मात्रा में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि जो गीलुंड है वो बनास संस्कृति के जो और स्थल है उनसे विशिष्ट था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 355। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर किसने कहा? वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल, गोपीनाथ शर्मा या दशरथ शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरसी अग्रवाल, ऑप्शन बी। जो रतन चंद्र अग्रवाल थे उन्होंने गणेश्वर की महत्ता और इसकी जो प्राचीनता है उसको देखते हुए इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा। और गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से तांबा जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को भी भेजा जाता था। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तांबा गलाना एवं उपकरण बनाना, कृषि एवं पशुपालन, विदेशी व्यापार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा गलाना एवं उपकरण बनाना। इसके अलावा जो आहड़ के लोग थे वो कृषि और पशुपालन भी करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय, वो तांबा गलाना और उसकी वस्तुएं बनाना था। यहाँ से जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर हमको तांबा गलाने की भट्टियां और तांबे की कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें मिली है। अगला प्रश्न नंबर 357। कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण KUR कैनेडी ने किसे माना है? संक्रामक रोग, प्राकृतिक आपदा, नदियों का सूखना, विदेशी आक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रामक रोग। जो KUR कैनेडी है उन्होंने कालीबंगा के जो कंकाल है उनके अध्ययन के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि इस सभ्यता के विनाश का कारण संक्रामक रोग जैसे मलेरिया रहा हो। और अमलानंद घोष और स्टाइन जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके पतन का मुख्य कारण नदियों का सूखना था। अगला प्रश्न देखिए, चौथी, बीकानेर को कालीबंगा प्रथम की संज्ञा किसने दी? अमलानंद घोष, बीपी लाल, SR राव, दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमलानंद घोष।
बीकानेर में जो सोतीपुरा स्थल है उसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। उन्होंने इसकी जो मृदभांड शैली है वो और कालीबंगा के निचले जो स्तर है उसके अवशेषों से समानता के आधार पर इसको कालीबंगा प्रथम का नाम दिया। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ के उत्खनन में प्राप्त अपोलो अंकित मुद्रा किस देश के व्यापारिक संबंध की ओर संकेत करती है? यूनान, रोम, सुमेरिया या मिस्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान। आपको पता होगा, हमने पहले पढ़ा था कि आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, जिनमें एक मुद्रा के ऊपर त्रिशूल और दूसरे ओर हाथ में तीर लिए अपोलो जो यूनानी देवता है वो अंकित है, और किनारे पर यूनानी भाषा में लेख भी है जो आहड़ का यूनान के साथ में व्यापारिक या सांस्कृतिक संपर्क सिद्ध करता है। अगला प्रश्न देखिए 360, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में कौन सा पशु पालतू होने का प्रमाण नहीं मिला है? कुत्ता, बैल, घोड़ा या ऊंट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों की तरह कालीबंगा में भी घोड़े के पालतू होने के स्पष्ट और पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ से हमको ऊंट की हड्डियां मिली है और मिट्टी के जो खिलौने हैं उनमें कुत्ते की मूर्ति मिली है और बैल के साक्ष्य भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 361, बैराट विराटनगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क और 28 इंडो ग्रीक है। तो ये सही है बिल्कुल। इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की है, ये भी सही है। यहाँ से स्वास्तिक और त्रिरत्न अंकित मृत भांड प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। इसका प्रथम उत्खनन 1936 और 37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। इस तरह से हमारे सभी कथन सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही है। इसमें सभी 1, 2, 3, 4 कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 362, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है हमें। देखिए, यहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। यह ढील नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। यहाँ से मालव जनपद के सिक्के और लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला है, ये भी सही है। यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो अशोक का शिलालेख है वो बैराट से प्राप्त हुआ है, ना कि रेड से, तो ये गलत है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 363, बैराट के भाब्रू शिलालेख के संदर्भ में कौन सा कूट सही है? सही कूट देखना है हमें। देखिए, इसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बीजक की पहाड़ी से की थी। दूसरा कथन है, यह वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय ASI में सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस स्थल से लौह अयस्क घराने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है? सुनारी, जोधपुरा, नोहर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनारी, जो झुंझुनू में पड़ती है, नीम का थाना में। यहाँ से भारत की प्राचीनतम लोहे की भट्टियां मिली है, जिनमें धोखनी का प्रयोग होता था। उसके अलावा जोधपुरा और नोह जो है वहां पे भी लोह युग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अयस्क से लोहा बनाने की जो तकनीक और प्राचीनतम भट्टियां हैं उनके लिए जो सुनारी है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 365, बैराट के बौद्ध विहार को नष्ट करने वाला हूण शासक कौन था? मिहिरकुल, तोरमान, कनिष्क या रुद्रदामन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिहिरकुल। जो हूण आक्रांता थे मिहिरकुल, उन्होंने बैराट के बौद्ध विहारों, स्तूपों और मठों को भारी क्षति पहुंचाई थी और उन्हें नष्ट कर दिया था। जो चीन यात्री वेनशांग, उन्होंने अपने वृतांत में यहाँ के जो बौद्ध मठ है उनके विनाश का उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 366, जख बाबा मतलब यक्ष की विशाल प्रतिमा किस लोह युगीन स्थल से प्राप्त हुई है? नोह भरतपुर, रेड टोंक, सांबर जयपुर या नगरी चित्तौड़गढ़? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोह भरतपुर। भरतपुर का जो नोह नामक स्थान है वहां से मौर्य या शुंगकालीन एक विशाल यक्ष प्रतिमा मिली है, जिसे स्थानीय लोग जख बाबा के नाम से पूजते हैं। और ये जो प्रतिमा है वो राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला का एक अनूठा उदाहरण भी
माना जाता है। अगला प्रश्न, नलियासर सांभर में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संदर्भ में विचार करें। यहां से चौहान युग से पूर्व के ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। यहां से 105 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। यहां से प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिहारकालीन नहीं, कुषाण और गुप्तकालीन अवशेषों की प्रधानता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला और दूसरा सही है। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थल को सिक्कों का भंडार कहा जाता है? रेड टोंक, नगरी, बैराट या भीनमाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड, या रेड जो टोंक में है, यहाँ से हमको सिक्कों का भंडार मिला है। यहाँ पे एक साथ 3075 चांदी के आहत सिक्के मिले हैं, जो कि पूरे भारत में नहीं पूरे एशिया में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है सिक्कों का। अगला प्रश्न देखिए, भीनमाल जालोर सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त रोमन एम्फोरा सुरापात्र क्या दर्शाता है? स्थानीय कला, विदेशी व्यापारिक संबंध, धार्मिक कर्मकांड, मौर्य शासन का प्रभाव? देखिए जो रोमन एम्फोरा है वो एक सुराही है लंबे हत्थे वाली, जो यूनानी जो पात्र थे उनके अवशेष है। तो इससे हमको विदेशी व्यापारिक संबंधों का पता चलता है, ऑप्शन बी। इससे हमको ये पता चलता है कि जो भीनमाल है उसका रोम और अन्य विदेशी देशों के साथ में सीधा सीधा व्यापारिक संबंध था। अगला प्रश्न, बैराट के किस स्थान से मौर्यकालीन ईंटों का बना गोल मंदिर प्राप्त हुआ है? बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी या गणेश डूंगरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजक की पहाड़ी। बैराट में जो बीजक की पहाड़ी है वहां से एक मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर जिसको चैत्य कहते हैं के अवशेष मिले हैं। ये भारत में जो मंदिर है उनके प्राचीनतम रूपों में से एक माना जाता है, और ये जो मंदिर है वो लकड़ी के स्तंभों पर टिका था और ईंटों से बना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 371, एशुलियन कालीन प्रस्तर औजारों के साथ शंख लिपि के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बैराट, रेड, आहड़ या गणेश्वर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैराट। जो बैराट है विराटनगर में, वहां की पहाड़ियों में विशेषकर जो बीजक की पहाड़ी है वो और भीम जी की डोंगरी जो है वहां पर गुफाओं में हमको शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। ये जो लिपि है वो शंख की आकृति जैसी दिखाई देती है, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। उसके अलावा यहाँ से जो पूरा पाषाण काल था उससे लेकर मध्यकालीन के जो काल थे वहां तक का अवशेष मिले हैं, जिनमें हमको प्राचीन औजार भी मिले हैं जो पत्थर के बने हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 372, जोधपुरा जयपुर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? साबी नदी, बाणगंगा नदी, बेड़स नदी, सरस्वती नदी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबी नदी। जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में पड़ती है वो साबी नदी के तट पर स्थित है, और ये एक लोहयुगीन स्थल है जहां से जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमको कपीश्वरणी मृत भांड ओसीपी मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 371, रंग महल हनुमानगढ़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? डॉक्टर हन्ना राइड, आरसी अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हन्ना राइड। रंगमहल जो सभ्यता थी उसका उत्खनन 1952 से 54 के दौरान किया था। जो हन्ना राइड जो थे उनके नेतृत्व में एक स्वीडिश दल था, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमको कुषाणकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनमें गांधार शैली की मृण मूर्तियां प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 374, राजस्थान के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह वाले मृतभांड नहीं मिले हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़ या रेड? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा आहड़। इसके अलावा बैराट, कालीबंगा और रेड से हमको स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ से हमको अगर देखें हम तो आहड़ से हमको बनासियन बुल और बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, लेकिन स्वास्तिक अंकित कुछ भी नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 375, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण राजस्थान में कहाँ मिलता है? भाबरू शिलालेख बैराट, बीजक की पहाड़ी के स्तूप, बुद्धम शरणम गच्छामि उत्कीर्ण सिक्के, ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों।
जो भाब्रू शिलालेख है इसमें अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जो अपनी अटूट आस्था है उसको प्रकट करता है। और जो बीजक की पहाड़ी के स्तूप है यहाँ पर मौर्यकालीन गोल मंदिर जो चैत्य है वो और बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि बैराट जो है वो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 376, सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? नगरी चित्तौड़गढ़, रेड टोंक, सांबर जयपुर या बैराट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित जो नगरी है, पहले जिसका नाम मध्यमिका हुआ करता था, वो सिवी जनपद की राजधानी थी। और यहाँ के उत्खनन में मध्यमिकाए सिवी जनपदस, मध्यमिका के सिवी जनपद का लेख वाले सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 377, सुनारी झुंझुनू स्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से प्राचीनतम लोह भट्टियां मिली है, यहाँ के लोग चावल का प्रयोग करते थे, यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, या उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सुनारी से भारत की जो प्राचीनतम लोह भट्टियां हैं वो मिली है और यहाँ के जो निवासी थे वो चावल का प्रयोग भोजन में करते थे। यहाँ से जो उत्खनन किया गया उसमें हमको मौर्यकालीन सिक्के व मिट्टी के जो बर्तन थे उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 378, चीनी यात्री वेनसांग ने राजस्थान के किन स्थलों की यात्रा की? बैराट और भीनमाल, कालीबंगा और आहड़, रेड और सांबर, केवल भीनमाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराट और भीनमाल। जो वेनसांग थे वो 634 ईस्वी में या 7वीं शताब्दी में विराटनगर या बैराट की यात्रा की थी, जहां उन्होंने 8 बौद्ध मठों के होने का उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने जो भीनमाल है जिसको उन्होंने पीलो मोल्लो कहा था, वहां की भी यात्रा की है। अगला प्रश्न देखिए, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने किस स्थल का भ्रमण किया था? बीजक की पहाड़ी बैराट, भीम की डूंगरी, ए और बी दोनों, या आहड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्होंने बैराट की यात्रा की थी, उसके दौरान उन्होंने बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी का भ्रमण किया था और उन्होंने ही सबसे पहले जो प्राचीन खंडर थे उनके ऐतिहासिक महत्व की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया था। अगला प्रश्न, नोह भरतपुर से प्राप्त मृद भांडों पर किस संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी कालिस पोलिस वाले मृद भांड, या ए और बी दोनों, अथवा केवल ए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भरतपुर के 9 स्थल से जो सभ्यता, 9 स्थल की सभ्यता है, वहां से 5 सांस्कृतिक स्थल मिले हमको। यहाँ पे पीजीडब्ल्यू जिनको चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं, और एनवीपीडब्ल्यू उत्तरी काली पोलिस वाले मृद भांड, दोनों प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनके अवशेष मिले हैं, जो इसे लोह युग और मौर्य काल का संगम स्थल भी बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 381, रेड टोंक का उत्खनन 1938 से 40 के दौरान किसके निर्देशन में हुआ? के.एन. पुरी, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, बीबी लाल? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एन. पुरी। इन्होंने, केदारनाथ जो पुरी थे, उन्होंने 1938 से 40 के दौरान रेड जो टोंक में पड़ती है उसका उत्खनन किया। और जो दयाराम साहनी है उन्होंने रेड का उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन जो मुख्य श्रेय है वो के.एन. पुरी को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 382, बैराट के संदर्भ में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किस वर्ष के उत्खनन से है? 1936-37, 1962-63, 1952-53 या 1999-2000? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962-63। बैराट जो विराटनगर में पड़ती है उसका सबसे पहले उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन इसके बाद में 1962-63 में नील रतन बनर्जी और जो कैलाशनाथ दीक्षित थे उन्होंने यहाँ व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया था, जिससे मौर्यकालीन और उत्तर मौर्यकालीन सभ्यता के नए आयाम भी सामने आए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 383, बाली और चाटसू जयपुर के किस काल के अवशेष मिले हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह एवं ऐतिहासिक काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह एवं ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी। जयपुर के चाटसू या चाकसू
और बाली जैसे क्षेत्रों में लोहयुगीन मृदभांड और ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। ये स्थल राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में प्राचीन मानव बस्तियों के निरंतर विकास को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 384। माधोपुर और नवलपुरा जयपुर से किस धातु के बर्तन और औजार मिले हैं? तांबा, लोहा, पीतल, चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। जयपुर के अंदर जो माधोपुर और नवलपुरा पड़ता है, उन स्थानों से ताम्रयुगीन औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये जो स्थल है वो गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू संस्कृति के मुख्य केंद्र कौन से थे? नौहर, जोधपुरा और सोनारी, बैराट, सांबर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो चित्रित दूसरा मृदभांड संस्कृति है, पीजीडब्ल्यू या पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं जिसे, वो मुख्य रूप से लोह युग से संबंधित है। राजस्थान में नौहर भरतपुर, जोधपुरा जयपुर और सोनारी झुंझुनू और बैराट में इस संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। और ये जो कालक्रम है वो 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 386। काकोट नगर के नाम से किसे जाना जाता था? रेड टोंक, नगर टोंक, सांबर या बैराट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर टोंक। टोंक जिले में स्थित जो नगर है उसका नाम प्राचीन काल था उसमें कारकोट नगर कहते थे इसको, और ये मालव जनपद की एक महत्वपूर्ण नगरी थी। और रेड जो था उसका प्राचीन नाम राजस्थान का टाटा नगर था। अगला प्रश्न 387। राजस्थान के किस स्थल से गांधार शैली की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है? रंगमहल, बैराट, आहड़ या कालीबंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमहल। हनुमानगढ़, यहाँ के जो उत्खनन किया गया तो यहाँ से हमको ऐसी मृण मूर्तियां मिली जिन पर उत्तरी पश्चिमी भारत की गांधार कला शैली का स्पष्ट प्रभाव है। विशेष रूप से कृष्ण, यशोदा और गोवर्धन धारण की जो मूर्तियां हैं वो इस शैली को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 388। नलियासर सांभर की खुदाई में प्राप्त सिक्कों पर किसका नाम अंकित है? हुविस्क, कुषाण शासक, कनिष्क, मिनेंडर या समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुविस्क, जो एक कुषाण शासक थे। सांभर के निकट नलियासर के उत्खनन में कुषाण काल के सिक्के मिले हैं जिनमें कुषाण शासक हुविस्क का नाम अंकित है। और इसके अतिरिक्त यहाँ से हमको इंडो ग्रीक और गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 389। प्राचीन ऐतिहासिक राजस्थान का कालक्रम निर्धारण करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? डॉक्टर हन्ना राइड, डॉक्टर वीएन मिश्रा, क्रिश्चियन जे थॉमसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिश्चियन जे थॉमसन। राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में बहुत सारे विद्वान रहे हैं, लेकिन इतिहास को पाषाण, कांस्य और लोह युग में बांटने की जो वैश्विक पद्धति है उसके जनक क्रिश्चियन जे थॉमसन को माना जाता है। इन्होंने 1836 में इन कालों में बांटा था। और राजस्थान के सर्वेक्षण का जो प्रथम श्रेय है वो 1871 ईस्वी में एसीएल कार्लाइल को जाता है। अगला प्रश्न 390। गुरारा सीकर के एक साथ कितने चांदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? 2744, 3075, 1000 या 500। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2744। सीकर जिले के गुरारा नामक स्थान पर 1998 और 99 के अन्वेषण में एक साथ 2744 चांदी की पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये जो स्थान है वो रेड टोंक के बाद में राजस्थान का दूसरा बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है। रेड टोंक में हमको 3075 चांदी के सिक्के मिले थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 391। राजस्थान में महापाषाणिक समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दौसा, भरतपुर, माचेड़ी या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। महापाषाणिक समाधि क्या होती है? देखो, पत्थर के बड़े खंडों से ढकी हुई समाधियों को महापाषाण कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम एसीएल कार्लाइल ने 1871 में दौसा के पास में इसके साक्ष्य खोजे थे। इसके अलावा भरतपुर और माचेड़ी जो जयपुर में पड़ता है वहां भी इस प्रकार की जो कब्रें हैं वो या समाधानों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 392। अपर पाषाण काल
के साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? बूढ़ा पुष्कर, बागोर, तिलवाड़ा या आहड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ा पुष्कर। अजमेर के पास में बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र पड़ता है, वहां से हमको उच्च या अपर पाषाण काल के विशिष्ट पाषाण उपकरण मिले हैं। यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर इसे पाषाण काल की एक प्रमुख कार्यशाला माना जाता है। और जो बागोर है वहां उसको हम मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल का स्थल मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 393, कालीबंगा के उत्खनन के कुल कितने स्तर प्रकाश में आए हैं? 3, 5, 7 या 2? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कालीबंगा के उत्खनन में सभ्यता के जो 5 सांस्कृतिक स्तर है वो हमको प्राप्त हुए हैं। पहले और जो द्वितीय स्तर थे वो प्राक हड़प्पा काल के हैं, जहां से सोती संस्कृति के समान मृद भांड मिले हैं। और तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर है वो विकसित हड़प्पा संस्कृति का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 394, ईसवाल उदयपुर प्रसिद्ध है प्राचीन औद्योगिक बस्ती के रूप में, तांबा खदान के लिए, मौर्यकालीन मंदिर के लिए, जैन तीर्थ के रूप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन औद्योगिक बस्ती के रूप में। उदयपुर जिले का जो ईसवालपुरा स्थल है वो एक प्राचीन औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से हमको लगभग 2000 वर्षों तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से बड़ी मात्रा में जो लोहे का कचरा होता है जिसे स्लैग कहते हैं वो और लोहा गलाने की भट्टियां भी हमको प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न 395, बरौर गंगानगर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती या घग्गर, कांतली, साबी अथवा बेड़च? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती या घग्गर नदी, ऑप्शन ए। बरौर जो सभ्यता है वो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे पेटे में, अभी जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे पर स्थित है। यहाँ से कालीबंगा के समान विकसित हड़प्पा कालीन नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनमें छेलखड़ी के मन के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 396, राजस्थान के किस स्थल से खड़ाऊ पहने हुए मानव की मूर्तियां मिली है? रेड, सांबर, बैराट या आहड़? देखो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड। टोंक जिले में जो रेड है वहां से प्राप्त मृण मूर्तियों में एक विशिष्ट मूर्ति मिली है जिसमें मानव के पैरों में खड़ाऊ पहने हुए दिखाया गया है। यह तत्कालीन समाज की वेशभूषा और रहन सहन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 397, नगर टोंक से प्राप्त मालव सिक्कों पर क्या अंकित है? मालवा नाम जय, सीवी जनपदस्य, विजयते मौर्य या कोई अंकन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा नाम जय। टोंक के नगर जिसको कारकोट नगर जानते थे उस टाइम से मालव जनपद के हजारों सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में मालवा नाम जय मतलब मालवों की विजय हो लिखा हुआ मिला है। यह मालवों की सैन्य शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न 398, चंद्रवती सिरोही किस राजवंश की राजधानी रही? आबू के परमार, मेवाड़ की गुहिल, जालोर के चौहान या सांबर के चौहान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आबू के परमार, ऑप्शन ए। सिरोही जिले में जो चंद्रावती नगरी है जो प्राचीन काल में आबू के परमारों की समृद्ध राजधानी थी और यहाँ से बड़ी संख्या में मध्यकालीन मंदिर और स्थापत्य कला के अवशेष मिले। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए 399, सुनारी सभ्यता से प्राप्त चावल के साक्ष्य किस काल के हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या पूर्व ऐतिहासिक काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य काल। सुनारी जो नीमका थाना के अंतर्गत आती है के उत्खनन में लोहयुगीन स्तरों के साथ साथ मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त चावल के अवशेष और मौर्यकालीन पोलिसदार मृदभांड NBPW यह सिद्ध करते हैं कि मौर्य काल में भी यह एक जीवंत बस्ती थी। अगला प्रश्न, राजस्थान की इन सभ्यताओं का क्रमिक विकास किस ओर संकेत करता है? ग्रामीण से नगरीय संरचना की ओर, पाषाण से लौह तकनीक की ओर, सामाजिक जटिलता की ओर या उपयुक्त सभी सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। जो राजस्थान की पुरातात्विक यात्रा है वो पाषाण काल से शुरू होकर ताम्रकाल और अंततः लोहयुग तक पहुंचती है। देखिए पाषाण काल मतलब उस टाइम पत्थर से शिकार किया जाता था और ताम्रकाल मतलब उस टाइम लोग जो थे वो स्थायी कृषि करने लग गए थे और अंत में लोहयुग जिसमें नगरीकरण और व्यापार का सब के वो मिलते हैं हमको साक्ष्य।
ये जो है वो विकास ग्रामीण जीवन से नगरीय संरचना, सरल औजारों से जटिल धातु तकनीक और एक सरल समाज से संगठित राजनीतिक व सामाजिक जटिलता जनपद काल की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। इस तरह हमारे 400 प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।